हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन को कवर किया है। बीडल एवं टैटम की एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को समझाया है मैंने इसमें कम्प्लीटली। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन का वीडियो बना लिया। जल्द ही आ जाएगा वो वीडियो और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या करना है। तो वो वीडियो मुझे कब अपलोड करना चाहिए, ये क्लास अपलोड करता हूँ उसी टाइम पे, कैसे करना चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर इवनिंग में करूँ या मॉर्निंग में ही। तो टाइम मुझे बता देना। मैं 10 बजे की सोच रहा हूँ सुबह, तो मुझे बता देना कि कौन से टाइम पे करने हैं वीडियो को अपलोड फर्स्ट यूनिट के। उसी तरीके से मैं कंटिन्यू सारे यूनिट्स के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना और शेयर करना है अपने जो भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको। तो अब बात करेंगे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसके बारे में हाइपोथेसिस इसके बारे में बात करेंगे, जो ये परिकल्पना दी थी बीडल एवं टैटम ने। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत की। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कवक। तो आपको पता है फंगी, जो भी इसके बारे में जानते हो आप, मैंने इसको कवर किया है पहले क्लास में न्यूरोस्पोरो पर परीक्षणों के बाद। ठीक है, न्यूरोस्पोरा पर जो परीक्षण किया किसने, बीडल एवं टैटम ने, उसके बाद में इस परिकल्पना को प्रतिपादित किया। ठीक है, न्यूरोस्पोरा कवक में पौष्टिक उत्परिवर्तन के बारे में मैंने आपको पहले क्लास में कवर किया था। आप अगर ये क्लासेज लेते हो तो आपको उत्परिवर्तन के बारे में पता होगा। पौष्टिक उत्परिवर्तन विश्लेषण पर आधारित इस अवधारणा के अनुसार एक जीन ही एक एंजाइम की संरचना के लिए जिम्मेदार होता है। देखो ये यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो न्यूरोस्पोरा कवक में पौष्टिक उत्परिवर्तन विश्लेषण पर आधारित इस अवधारणा के अनुसार इन्होंने न्यूरोस्पोरा कवक में पौष्टिक उत्परिवर्तन विश्लेषण पर आधारित, यानी कि उसका विश्लेषण करके उस पर आधारित अवधारणा के अनुसार, अवधारणा उस पर आधारित है, उस पर टिकी हुई है, किस पर, न्यूरोस्पोरा कवक में जो पौष्टिक उत्परिवर्तन है उसका विश्लेषण किया है, उस पर आधारित है। एंड इस अवधारणा के अनुसार इन्होंने माना है कि एक जीन ही एक एंजाइम की संरचना के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, बीडल एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के लिए अनगणित प्रयोग किए। बीडल एवं जो टैटम है उसने एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना के लिए अनगणित प्रयोग किए, किंतु यहाँ हम उनकी परिकल्पना को दो प्रयोगों द्वारा दर्शाते हैं, यानी उनके दो प्रयोग हुए, उनमें हम इस परिकल्पना को दर्शाते हैं। और फटाफट से मैं कवर करूँगा, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग तो छोटा वीडियो होता है उसको ही नहीं देखते, और आप कहते हो बड़ा क्लास लो, तो वो कहाँ से देखोगे। तो बात करते हैं, बीडल व टैटम ने न्यूरोस्पोरा के कुछ एस्कोस्पोयर को एक्स किरणों से विकसित करने के पश्चात देखा कि यह एस्कोस्पोर अल्पतम माध्यम पर वृद्धि करने में असक्षम थे। ठीक है, तथा उन्हें सामान्यतः वृद्धि के लिए कुछ अन्य जैव रसायनों की आवश्यकता थी, जैसे थाइमिन। न्यूरोस्पोरा के कुछ एस्कोस्पोर जो एक्स किरणों से विकसित करने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो अल्पतम माध्यम पर वृद्धि करने में क्या है, असक्षम है, और उन्हें सामान्य वृद्धि के लिए कुछ जैव रसायनों की आवश्यकता है, जैसे थाइमिन। और फिर इन उत्परिवर्तन तथा वन्य न्यूरोस्पोरा के संकरण से निर्मित एकर्स, यहाँ पर एक मिनट क्या लिखा था, एस्कस में 4 उत्परिवर्तन व 4 सामान्य इसको स्पोर थे। ठीक है, एंड यहाँ पर जो थाइमिन वाले मध्य भाग में रखने पर इनसे बने स्पोरा को थाइमिन रहित संवर्धन माध्यम में रखा गया। इनमें से जो इसको स्पोर अंकुरित नहीं हुए उन्हें अलग कर दिया। ठीक है, और तथा क्योंकि यह उत्परिवर्ती इसको स्पोर थे जिनमें थाइमिन विश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम को निर्मित करने वाला एक विशिष्ट एंजाइम उत्परिवर्तन हो गया। देखो यहाँ पर ये थ्योरेटिकल पार्ट है, एंड इसमें कोई मुझे खास लग नहीं रहा कि मैं इस चीज़ को बताऊं, एंड मैंने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो बीडल एवं टैटम के जो नियंत्रित प्रयोग से यह सिद्ध हुआ। अब क्या सिद्ध हुआ उसके बारे में बात करेंगे कि अल्पतम माध्यम में
थायमिन का निर्माण कई पदों स्टेप्स में संपूर्ण होता है। अल्पतम माध्यम में जो थायमिन है उसका निर्माण कई स्टेप्स में पूरा होता है। वह प्रत्येक पद के लिए एक विशिष्ट एंजाइम की ज़रूरत होती है। जैसे एक जीन के निर्माण में एक एंजाइम का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से यहाँ पर बात की गई प्रत्येक पद के लिए एक विशिष्ट एंजाइम की ज़रूरत होती है एवं प्रत्येक एंजाइम की उत्पत्ति के लिए एक अलग जीन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं आगे। थायमिन संश्लेषण में रासायनिक क्रियाएं भाग लेती है। थायमिन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? रासायनिक क्रियाएं, ठीक है। एवं प्रत्येक क्रिया का नियमन रेगुलेशन एवं विशिष्ट एंजाइम द्वारा होता है। रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? एंजाइम के द्वारा। और थायमिन के संश्लेषण में 10 रासायनिक क्रियाएं भाग लेती है, ठीक है। कितनी रासायनिक क्रियाएं? 10। और प्रत्येक क्रिया का नियमन एक विशिष्ट एंजाइम द्वारा होता है। यहाँ पर आपको पता है कि एक जीन के निर्माण में एंजाइम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो हर एक क्रिया के अंदर एंजाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। S1 कच्चे पदार्थ रॉ मटेरियल को, S11 अंतिम उत्पाद अर्थात थायमिन को तथा S2, S3, S10 आदि माध्यम उत्पादों को निरूपित करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखते हैं इनका क्या महत्व है। यहाँ पर देखो S1 से S2, S2 से S3, S9 एंड S10 और फिर थायमिन। अब यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो बताया गया है कि अंतिम उत्पाद अर्थात थायमिन को तथा S2, 3, 10 आदि माध्यम उत्पादों को निर्मित करते हैं, जो E1 और E2 एंड E10 आदि इस क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम हैं, करने वाले एंजाइम जो थायमिन के संश्लेषण की पूर्ण क्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखो एंड G1, G2 और G10 आदि इन एंजाइमों का संश्लेषण करने वाले एंजाइम है। तो थायमिन के संश्लेषण की पूर्ण क्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखो आप यहाँ पर ये जो G1, G2, G3, G9, G10 है और E1, E2, E3 और E9, E10 है। तो यहाँ पर ये थायमिन की जो कंप्लीट संश्लेषण की पूर्ण प्रक्रिया है उसको दर्शा रहे हैं यहाँ पर ये। एंड आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर माध्यम में मध्यवर्ती यौगिकों को मिलाने से बीडल एवं टैटम थायमिन संश्लेषण के प्रत्येक पद की स्थिति को निर्धारित करने में सक्षम हो सके। वो जो प्रत्येक पद है उसकी स्थिति को निर्धारित करने में सक्षम कब हुए? जब माध्यम में मध्यवर्ती यौगिकों को मिलाया गया तब जाकर। और एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। यानी एक जीन एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ फिर, और इसके बाद में बीडल एवं टैटम ने पाया कि माध्यम में मध्यवर्ती यौगिकों को मिलाने पर प्राथमिक थायमिन संश्लेषण के प्रत्येक पद की स्थिति सरलता से निर्धारित की जा सकती है। यानी कि जो माध्यम है उसके अंदर मध्यवर्ती यौगिकों को मिलाते हैं तब जाके ही जो थायमिन है उसके संश्लेषण के प्रत्येक पद की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। इस प्रकार अन्य प्रयोगों में इन्होंने पाया कि उत्परिवर्ती बीजाणुओं की आर्जिनी नामक एमिनो अम्ल बनाने की क्षमता नष्ट हो गई थी। उन्होंने ऑर्जिनी निर्भर न्यूरोस्पोरा के 4 प्रभेद विकसित किए जिनमें एक विशिष्ट जीन बनाने की क्षमता नष्ट हो गई थी, जो इस एक विशिष्ट एंजाइम बनाता था जिससे ऑर्जिनिन एमिनो अम्ल बनता था। नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्जिनिन के जैव संश्लेषण में 8 सुस्पष्ट अभिक्रियाएं होती है। कितनी अभिक्रियाएं होती हैं? 8 होती है। एंड प्रत्येक अभिक्रिया एक विशिष्ट एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है, यानी कि एंजाइम का उसमें सहयोग होता है हर अभिक्रिया के अंदर। आगे मैं बात करूँ कि प्रत्येक अभिक्रिया और प्रत्येक एंजाइम का उत्पादन एक भिन्न जीन के द्वारा होता है, यानी कि जीन के द्वारा एक एंजाइम का उत्पादन होता है, निर्माण होता है, या उसका उत्पादन में सहायक है वो। नेक्स्ट आगे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो ग्लूटामिन ग्लूटामेट सिंथेट एसिटाइलिन ग्लूटामेट एसिटाइल ग्लूटामेटा काइनेज। तो यहाँ पर ये आप कंप्लीटली एक बार देख लेना फटाफट। एंड मैंने जहाँ तक कोशिश हुई कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। एंड जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसे आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। मैंने यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप देख लेना एक बार अच्छे से, पूरा कंप्लीटली इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना। देखो यहाँ पर मेन जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो ये वाला था, तो इसको मैंने कवर करवाया है। एंड दूसरा पार्ट आपको यहाँ से देख लेना है एंड इसे आप आसानी से
वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो वीडियो में कोई भी समस्या हो तो मुझे बता देना, और मोस्ट जो यूनिट वाइज क्वेश्चन है वो मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।